नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। पहले चरण की वोटिंग में देश की 102 सीटों पर दांव पर है और शाम 5 बजे तक देश भर में करीब 60% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर करीब 57.54% मतदान हुआ। उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर यह परसेंटेज थोड़ा कम है, यानी कि 53.56% मतदान यहां पर हुआ है। और टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मतदान केंद्रों पर वोट देने के लिए लोगों की भीड़ साफ तौर पर नजर आई। एक उत्साह था और वोट कास्ट करने के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है इस लोकतंत्र के महापर्व में। और इसके बाद दूसरी और वोटिंग में 26 अप्रैल को यह होनी है दूसरे फेज की, और 7 मई को, उसके बाद फिर 13 मई, फिर 20 मई, 25 मई और 1 जून को यह आखिरी चरण है जिसमें वोट डाले जाएंगे। और 4 जून वो दिन है जब इनका परिणाम सामने आ जाएगा और यह क्लियर हो जाएगा कि केंद्र में किसकी सरकार बन रही है। और एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए तीसरी बार जीत की कोशिश में लगी है, विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया की अगर हम बात करें, जिसको इंडिया अलायंस नाम दिया गया है, कांग्रेस और सपा समेत कई दल मिलकर बीजेपी को हराने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। लेकिन यह 4 जून को क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बननी है। लेकिन आज की तस्वीरें हमने देखी, 8 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश की अगर खासतौर से बात करें, 8 सीटों पर जो वोटिंग आज हुई है, लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और तमाम दिग्गज भी हमने देखे। हालांकि सब अपनी अपनी तरफ से बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं और अखिलेश यादव को भी हमने सुना, वो तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का फ्लॉप शो था, जिस तरीके से बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। देखिए उत्तराखंड के अलग अलग जगहों की तस्वीर, विकासनगर, मसूरी, रामनगर, हल्द्वानी, काशीपुर, हरिद्वार की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर वोट कास्ट करने के लिए, वोट डालने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हैं। देखिए पहले मतदान, उसके बाद जलपान। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम जो दिग्गज हैं जो खुद मैदान में उतरे हैं उन्होंने भी वोट कास्ट करा। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी अपने परिवार के साथ वो पहुंचे पोलिंग बूथ पर, अपना वोट कास्ट किया। ये राज्यपाल उत्तराखंड के आप देख सकते हैं गुरमीत सिंह, वो भी पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए, मुख्य सचिव। और ये बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, वो भी पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए। अजय टम्टा ये भी मैदान में हैं और बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है। तो देखिए आज का दिन सबसे खास था और आज तो पहले फेज की वोटिंग हुई है। 4 जून का सबको इंतजार है। इसके बाद जो और 6 फेज पड़े हैं उसमें भी वोटिंग होनी है। लेकिन अब पहले फेज में जो वोटिंग हुई है उसके बाद कितना कॉन्फिडेंस तमाम पार्टियों में आया है, क्योंकि पहले कहते हैं कि पहले की तस्वीर अगर क्लियर हो जाए तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आगे भी चीजें अच्छी होगी। और आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन से स्वागत है आपका जनता टीवी में। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, आपका भी स्वागत है जनता टीवी में। सुशील दुबे राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। और अब से कुछ ही देर बाद तारिक खान, सपा के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा कृष्ण मोहन पांडे जी। पहले फेज का जो चुनाव हुआ, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें हम, 8 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, कितने कॉन्फिडेंट हैं? जो एक वादे बड़े बड़े किए गए हैं कि इस बार 400 पार, एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 पार, पहले फेज की वोटिंग कितना कॉन्फिडेंस? सचिन जी एक बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज की जनता ने जिस तरह से उत्साह दिखाकर वोटिंग किया, ये लोकतंत्र के तौर पर भी बहुत ही अच्छी बात है कि अधिक से अधिक लोग आज वोटिंग करने गए। और ये वोटिंग विकास के नाम से, ये वोट से पड़ा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों पर है। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास की वोटिंग है। और आज की वोटिंग ये तय कर चुकी है कि पहले चरण का मतदान ही ये तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने जिस 400 पार के लक्ष्य को लेकर चली है उसको हम पूर्ण करेंगे। और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जो बना हुआ था वो आगे भी आशीर्वाद के रूप में बना रहेगा। ये वोटिंग, आज की वोटिंग अगले एक सशक्त नेतृत्व के लिए है। यह आज की वोटिंग उन लोगों के मुंह पर भी एक तमाचा है जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 150 में सिमट जाएगी। ये आज की वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सशक्त नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ रही है। लेकिन हरिनाथ जी, अखिलेश यादव का आपने सुना होगा, वो तो कह रहे हैं तो बीजेपी का फ्लॉप शो है, कुछ नहीं होने वाला, एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं ये लोग, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीरें बदल जाएंगी। पहली बात, जनता टीवी का स्वागत है इस लोकतंत्र के महापर्व का कवरेज करने के लिए। और आज के डिबेट के बाद अगले चरण में लोग प्रोत्साहित होंगे और जो सत्ताधारी पार्टी का घमंड है उसको निश्चित रूप से तोड़ेंगे। चौहान जी, आपने
बिल्कुल कृष्ण मोहन पांडे जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा। दरअसल सवाल ये मेरा हरिनाथ जी से था, उनसे मैंने ये पूछा था। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। हाँ, ऐसा है कि जो ये कृष्ण मोहन जी हमारे भाई कह रहे हैं 400 पार जो हमारी राहुल गांधी जी ने बात अभी कुछ दिन पहले कही थी कि पहले तो हम 180 सोचते थे, लेकिन अब इनका 150 पार होना मुश्किल है। राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जो बात कहे हैं सब बात सही हुआ है। इसलिए इस पूरी जनता, देश की जनता को लग गया है कि ये 150 से अधिक पार नहीं जा रहे हैं। 400 का पार जो है, जो पहले से इनकी परंपरा बनी हुई है जुमला की, वही जुमला साबित होगा। आज जिस तरह से प्रदेश और देश की जनता बढ़ चढ़कर भाग रही है लोकतंत्र के इस महापर्व में, वो अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के लिए, महिला शोषण को बचाने के लिए, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी के जो न्याय पत्र है उसके लागू करवाने के उत्साह को लेकर आज वोटिंग बूथों तक गई है और हमको पूरा विश्वास है। ठीक है डॉक्टर हरिनाथ जी, सवाल मेरा यही है कि कांग्रेस के पास ऐसा क्या विजन है, क्या एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आप जनता के बीच गए होंगे, जनता का विश्वास आपने जीता होगा, क्योंकि आप पहले फेज की वोटिंग तो हो गई। अब मोदी सरकार तो अपने 10 साल के कामकाज को गिना रही है, वो तो बहुत बड़े बड़े पॉइंट हैं उनके पास, लेकिन आपके पास ऐसा क्या विजन है, क्या ऐसा मुद्दा है, क्या एजेंडा है जो आप जनता के बीच लेकर गए होंगे और आपको यह कॉन्फिडेंस है कि वाकई जीत हमारी होगी? ऐसा है कि हमारे पार्टी और गठबंधन की जो मुख्य विजन है लोकतंत्र और संविधान। लोकतंत्र और संविधान को जब हम महत्व देंगे और तो अपने आप लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है, संविधान कैसे संरक्षित होती है, चाहे इसके लिए हमारे देश की युवा बेरोजगार जो बेचारे सड़कों पर घूम रहे हैं, महिलाओं का सम्मान है, किसानों की जो आय है उनके बढ़ाने की बात है, उनके कृषि ऋण को माफ करने की बात है, जो न्याय पत्र में दिया गया है, सब वही विजन है हमारा मुख्य रूप से। हमको डेमोक्रेसी बचाना है। डेमोक्रेसी तभी बचेगी जब इस देश में किसान, श्रमिक, महिला, युवा जो बेरोजगार हैं उनके आंखों में खुशी झलके। और राहुल जी ने जो वादा किया है अपनी यात्रा, नहीं ठीक है, आप महिलाओं का भी जिक्र कर रहे हैं और बकायदा जो आपका न्याय पत्र है कांग्रेस का उसमें भी मेंशन किया गया है, लेकिन बीजेपी तो कहती है कि महिला विरोधी है, तभी तो महिलाओं के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। ऐसा है, इनसे अधिक महिला विरोधी कौन है भैया चौहान जी? हमारी कांग्रेस आदरणीय नेताजी को क्या, नेता आदरणीय सोनिया जी को इन्होंने क्या क्या कहा, हमारे जो है नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा जी को क्या क्या कहा इन्होंने, और अभी तो क्या कहना है महिलाओं, मणिपुर की महिलाओं के साथ साथ क्या हुआ है। इनसे अधिक महिला विरोधी कौन है? हमारी पार्टी हमेशा महिलाओं के हितों का, उनके स्वाभिमान का, उनके जो है सम्मान को ध्यान में रखकर ही काम की है। और ठीक है, हमारी पार्टी के जो मुखिया रही है इसके पहले तक आदरणीय सोनिया जी का तो मुख्य उद्देश्य ही है कि महिलाओं से जितना अत्याचार इस देश में होता रहा है पहले, इस 10 साल में बढ़ गया है, उसको हमको कम करना है। और इसीलिए न्याय पत्र जो 5 है न्याय हमारी, उसमें एक महिला से जुड़ी हुई न्याय पत्र है, उसमें महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को आरक्षण, नौकरी में 50% से अधिक, महिलाओं की प्रतिष्ठा इज्जत को बचाने के लिए तमाम बातें हर पार्टी के घोषणा पत्र में होती है, उसमें कुछ नया नहीं होता, तोड़ मरोड़ कर चीजें पेश की जाती हैं, हर बार यही होता है। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। सुशील दुबे भी हमारे साथ बने हुए हैं। जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना भैया चौहान जी, हमारे राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में हम लोग गठबंधन के जो हमारे सहयोगी है उनके सहयोग से जो सरकार बनेगी, मैं इस न्याय पत्र को न्याय मानता हूँ। न्याय अपने आप पूर्ण शब्द है। ठीक है, हमारा एकमात्र उद्देश्य, हमारे नेता का एकमात्र उद्देश्य महिला, किसान, श्रमिक, बिल्कुल ये उद्देश्य धरातल पर नजर नहीं आते, एग्जीक्यूट नहीं हो पाते, जैसे कागजों तक सिमट कर रह जाते। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। सुशील दुबे भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील दुबे जी, आज पहले फेज की वोटिंग हुई है उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें 8 सीटों पर, हमने देखा हालांकि परसेंटेज को इतना ज्यादा नहीं है, 57 पॉइंट समथिंग है। क्या आपको लगता है कि वाकई अब जनता जो है बदलाव चाहती है, कुछ बदलाव होगा? मोदी मैजिक जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, फिर चाहे हम 14 की बात करें, 19 की बात करें, और अब तो 24 को लेकर यह कहा जा रहा है कि अब तो और भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी।
बहुत दिनों बाद जनता टीवी पर बोल रहा हूँ जी। आपको स्वागत है। आपने कब बदलाव मोदी मैजिक, हमने कोई मैजिक माना ही नहीं, न मोदी का और ना कोई ना हिंदू जिसका है वो भी चला। तो अब आप आधा घंटा है, ज्यादा जल्दी बहुत नहीं बोल पाऊंगा, 2 घंटे निकल पड़ता है। जी जी। 14 में मोदी जी आए जीत के, वो मनमोहन सिंह के उससे आए फ्लेवर से, मनमोहन सिंह दुनिया दिखा रहा है, ये घोटाला वो घोटाला, अलग हुआ कुछ नहीं हुआ, वो एक था, लेकिन परसेप्शन बन गया, वो जीत गए मोदी, ठीक अच्छी बात है। उसके बाद 19 का चुनाव आया जी, कुछ नहीं था, तो बातें परिवार तो हुआ, खैर वो सब आप नहीं आएंगे, लेकिन पुलवामा वाला को अपना होता है जी। तो ये चुनाव की लड़ाई सबकी हुआ है। इस चुनाव में हुआ क्या, इमोशनल हो गया देश पूरा। आज तक लोग जान चुके पाए, मोदी जी नहीं बता पाए, बस के नेता हो गए, बड़े नेता हो गए, अच्छी बात है, लेकिन ये तो नहीं बता पाए 200 किलो वो ऑडियंस आया कहां से, आप कहां तक पहुंच गए, लेकिन आप वो नहीं बता पाए। आज ही मैंने वीडियो देखा है उस मेजर की पत्नी का, बालाकोट की, जो शहीद हुए थे। यार जैसे लोगन की बोल रही थी, किसी पार्टी पे नहीं बोल रही थी, बहुत पे पार्टी ले ली बात क्या है। 14 के मोदी याद करिए, हर हर मोदी, हर घर मोदी, जय सिया राम, लाल तिलक, लाल दुपट्टा, पूरा देश बह गया था। गांधी नेहरू बापू की गारंटी का है, अम्बेडकर जी की संविधान जी। ये चुनाव जो है, ये मोदी नहीं जीत रहे हैं, न राहुल जीत रहे हैं, न अखिलेश जीत रहे हैं, कोई नहीं जीत रहा, गलतफहमी रहे लोग, फिलहाल होते रहेंगे जी। ये पूरा चुनाव जनता लड़ रही, जनता किस बात से लड़ रही, जनता इस बात से लड़ रही है, जो आपने कहा शुरू कर दिया, आपने वक्तव्य कहा कि मोदी का वो जो बोला उन्होंने कुछ गारंटी, क्या गारंटी, इस देश पे देखा है, इस देश ने वर्ल्ड में देखा है, हिंदुस्तान के त्राईमान करते 2 दिन देखे हैं। बाप बेटे की रात और बेटा बाप की रात, राशि तो डरके खेल रहा है। इस विजन में कोई ऐसा मोदी गारंटी में ऐसा कुछ है, एक शब्द है कहीं पर। ठीक है सुशील दुबे जी, ये तो आपने बीजेपी की बात करी है, लेकिन जो एक इंडिया अलायंस तैयार हुआ है, वो अलायंस कितना स्ट्रांग है इसको टक्कर देने के लिए? क्योंकि हमने देखा कि लास्ट तक सीट शेयरिंग को लेकर ही बात नहीं पाई, कई राज्यों में तो अब तक ऐलान तक नहीं हुआ है। टक्कर दे दी, सुनिए टक्कर क्या दी, टक्कर दे दी, मैं आपका नाम समझ गया। 8 हुई थी, 8 जिसमें 5 उसके थे वो अदर और 3 बीजेपी के थे, जो चुनाव में, और ये जो चुनाव हुए हैं सहारनपुर, कैराना से होते हुए, रामपुर से होते हुए, बिजनौर से होते हुए, मुजफ्फरनगर से होते हुए आपके देश पहुंच जाएंगे। ठीक, इसमें क्या आज जिनमें आपने सुना, आपके इतने बड़े महत्वपूर्ण चैनल नहीं, हिंदू मुस्लिम हुआ, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, अगर जय श्री राम नहीं हुआ, या हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं हुआ, तो जय राहुल और जय अखिलेश की बात नहीं कर रहा ना, मैं तो बात उनकी कर रहा हूँ, 404 की बात कर रहे हैं, मैं तो बात उनकी कर रहा हूँ। क्या वो आज सीधा ठोक के दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आज वो 8 में 8 सीटें जीत रहे हैं? 8 में 8 सीटें क्या ये लोग जीत रहे हैं? इंडिया गठबंधन, ये जो गठबंधन इंडिया एनडीए है, क्या जीत चल रहे हैं? 8 जो पहले 5 दूसरे पक्ष में जीते थे और 3 जीते, क्या 3 से 5 जीत रहे हैं? अगर जीत रहे हैं तो इस यूपी में 80 में 80 सीटें में इनकी मान रहा है। हालांकि कभी नहीं आई थी, जब मोदी मैजिक चल रहा था, जब मोदी मैं पूरा वर्ल्ड मोदी में था। अब तो जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है ना जी, मेरे पास एक नहीं 500 वो है। बात ये नहीं कि संविधान बचाओ, अरे आप कह रहे मोदी ने कहा कि संविधान इनके जो जिनके अयोध्या से लड़ रहे हैं लल्लू सिंह, उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू राष्ट्र बना है, आप पार करिए। ठीक है, और एक नकली जो राम कभी सुनिए असली बात कह के मैं बंद कर रहा हूँ, जो मेरठ से राम अरुण गोविल लड़ रहे हैं, उन्होंने चिल्ला बोलने की हिंदू राष्ट्र बनना है, इनके पास कोई और ये नहीं है इस देश का हिंदू राष्ट्र। ठीक है सुशील दुबे जी, एक छोटा सा सवाल जाते जाते, क्या राम मंदिर का भी इम्पैक्ट पड़ेगा जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्योंकि उस वक्त तो माहौल गर्म था?
कौन सुनिए, यहाँ जहाँ पर चुनाव हुआ है भाई, सुनिए, यहाँ तो संभल में आए थे, यहाँ तो कल्कि भगवान का उद्घाटन करने आए थे मोदी जी। अच्छा, वो तो वही भूमि है, सहारनपुर से लेके संभल तो यही भूमि तो है जिसमें चुनाव हुए। तो कहाँ कल्कि भगवान प्रकट हो गए? ठीक है, कुछ नहीं। देखिए, तो वो होते हैं जो रोटी के, भूख के, बेरोजगारी के 5 किलो राशन से देश नहीं गिरता हो रहा है। अब 25 किलो चाहिए, रोजगार भी चाहिए, दवा भी चाहिए, जुआ भी चाहिए, दारू भी चाहिए। ये दे पाएंगे 5 किलो में? बात करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि देश के संविधान के तहत इस देश को न्याय चाहिए। न्याय किस बात का? बेरोजगारी का न्याय। दंश ना हो बेरोजगारी का। 5 किलो के लिए अब हम बाहर थोड़ी बैठे लंगर में हाथ फैलाए हुए। अब देश बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है, और अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है। नेहरू जी 17 साल रहे, इंदिरा जी 15 साल नहीं, अटल जी तो 10 साल रहे और बीच में दिक्कत हो गई। ऐसा कौन सा विजन हो गया है मोदी का गारंटी? और मोदी गारंटी में संवैधानिक गारंटी नहीं है। मोदी की गारंटी, कई देश मोदी के लिए वोट दे रहा है, ये देश संविधान के लिए वोट दे रहा है, अपने लोकतंत्र के लिए वोट दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ये तो अब थोड़ा इंतजार करना होगा। 4 जून को चीजें क्लियर ही हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील दुबे जी, आपको जाना भी है और आपने कहा कि समय का अभाव है, आपने अपनी बात रखी और बहुत टाइम भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ तारिक खान भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। तारिक खान जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। तारिक खान जी, आपको मेरी बात मिल पा रही है? आप सवाल पूछिए। हाँ तारिक खान जी, सवाल मेरा सर यही है कि कितने कॉन्फिडेंट हैं? 8 सीटों पर वोटिंग आज हुई है, उसके बाद समाजवादी पार्टी कितना कॉन्फिडेंट है? क्योंकि कई बार कई सीटों में बहुत अदला बदली भी हुई, बहुत टाइम लगा उम्मीदवार मैदान में उतारने में। हाँ, अब देखिए, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि गर्मी बहुत ज्यादा थी उत्तर प्रदेश में, जो लू चल रही है उसका इफेक्ट तो खैर सभी के ऊपर पड़ेगा। और लेकिन फिर भी लोग निकले इतनी धूप में, इसके लिए सभी को मुबारकबाद। जीत हार तो राजनीति में और लोकतंत्र के सिर्फ 2 पहलू हैं कि हम जीतते हैं या हारते हैं। रोल मिलता है सत्ता का या विपक्ष में बैठकर सवाल पूछने का। अब बात आ जाती है टिकट बदलने का। 1825 दिन एक आदमी को सांसद बना के रखा और उसका टिकट बदल दिया 12 लोगों का उत्तर प्रदेश में। ये मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। 1825 दिन एक आदमी सांसद रहा, उसकी गलती क्या थी ये बिना बताए बना उसका टिकट काट दिया, ये मास्टर स्ट्रोक है। और 10 दिन पहले अगर किसी को टिकट दिया और हमें लगा कि इससे बेहतर है, वो खराब नहीं है, मगर कई ताने बाने होते हैं एक लोकसभा क्षेत्र में जिसमें जाती है, तमाम चीजें हैं, तो उस समीकरण के हिसाब से हमने बदल दिया। तो हम बिल्कुल, एक हमारी रणनीति नहीं है, हम राजनीति के फिसड्डी हैं, हमें फैसला लेना नहीं आता। ये जो दोहरा मापदंड अपनाया जाता है, इससे बड़ी तकलीफ हो। ये क्या है? आप अगर टिकट बदल रहे हैं वो मास्टर स्ट्रोक, हम टिकट बदल रहे हैं तो वो टिकट नहीं है। आप भी जीतने के लिए टिकट बदल रहे हो, हम मान रहे हैं इस बात। अरे भाई, वैसे ही हमें भी लग रहा है कि इसकी जगह ये जीत जाएगा। अच्छा, हिंदुस्तान की राजनीति में 51 में पहला चुनाव हुआ जिसको टिकट मिला, आपको पता है, 20 फॉर्म लेके भेजा जाता है पार्टी कार्यालय से, और सब है इसमें, कांग्रेस, बीजेपी, हम, और रास्ते में पार्टी फोन कर देती है डीएम कार्यालय में कि इसका नहीं, इसका नामांकन हो। सबके साथ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में कई बार हुआ। अब उसमें ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी की रणनीति कमजोर थी, समाजवादी पार्टी ने कई बार टिकट बदल दिए, जनता कंफ्यूज हो गई। अच्छा, अब साइकिल से क्या सिंबल वो बन गया, चूहा हो गया सिंबल हमारा, दिल्ली सिंबल हो गया, सिंबल साइकिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी का स्थापना का टाइम वही, बदला कुछ नहीं। लेकिन तारिक खान जी, सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है ना कि कल तक जो, तारिक खान जी, सवाल दरअसल ये भी है, जनता यहाँ पर कंफ्यूज है कि कल तक जो पार्टियां एक दूसरे की विरोधी थी अब वो एक साथ आ गई हैं। अब जनता हो सकता है कि जो कांग्रेस को पसंद करे वो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करती, जो समाजवादी पार्टी को पसंद करती वो कांग्रेस को पसंद ना करे। अब आप लोग एक साथ मिल गए हैं, हालांकि ये केंद्र का चुनाव है, लेकिन जनता तो कंफ्यूज है। वो कह रही है कि भैया ये तो बाद में सब एक ही है, फिर हम क्यों वोट दें? तो आरएलडी को अपना जाट वोटर माना जाता है, अभी वो समाजवादी के साथ थे, अब वो कंफ्यूज नहीं है। तब तो जाट वोटर अगर कंफ्यूज होकर पूरा समाजवादी को वोट देते, ये भी हो सकता है। अगर मैं मानता हूं आपकी बात बहुत अच्छी, आपने एक तर्क संगत बात कही कि मान लेते हम विरोधियों से मिल गए, जनता कंफ्यूज,
तो अभी हम जब उधर वाले पूर्वांचल की तरफ जाएंगे तो ओपी राजभर जो कहते थे कि दुनिया का झुट्टा आदमी नरेंद्र मोदी और प्रदेश का झुट्टा आदमी योगी, तब कंफ्यूज नहीं होगी कि कल तक गाली दे आज गले मिल गए। तो अगर कंफ्यूजन हमारी तरफ है तो उधर भी है, तो कंफ्यूजन कट गया, न्यूट्रल हो गया जी, न्यूट्रल हो गया ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंफ्यूजन अगर आप कहते हैं, मैं मान लेता हूं कि हुआ, हम विरोधी थे आज साथ में आ गए, तो आपको एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि वही कंफ्यूजन इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों में। जब कहा जाता है कि इंडिया में कंफ्यूजन है और एनडीए के लिए आदमी बड़ा बिल्कुल एकदम प्रिसाइज है, एकदम समझ में आ रहा है उसको कहा जाना है, क्यों? अभी वेस्टर्न यूपी में ही जयंत चौधरी अभी 2 महीना पहले अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे, अब जनता नहीं कंफ्यूज होगी। हो सकता है उनको लगे कि जयंत अभी भी अखिलेश जी के साथ है और वो समाजवादी को वोट दे दे, तब तो 8 के 8 सीटें हारने वाले। तो जब सवाल हमसे होता है तो एक अगर 80% सवाल हमसे करिए जो 20% का उधर भी जाता है। बिल्कुल, आपने गठबंधन की शुरुआत मैं बताता हूं आपको एक बात समझिए, हिंदुस्तान में गठबंधन नहीं, इस गठबंधन में बहुत उतार चढ़ाव हम जनता ने भी देखे हैं। जब 5 सेकंड दे दीजिए, 5 सेकंड जनता सुने एक अहम बात। 77 में केंद्र की राजनीति में गठबंधन की शुरुआत हुई। आपकी पेरेंट पार्टी जनसंघ ने अपने आप को समाप्त कर दिया कि हम है ही नहीं, अब हम जनता पार्टी। उसके बाद अटल जी के बारे में कहा जाता है कि 28 पार्टियां, 30 पार्टियां, 35 पार्टियां, बुला इसलिए गठबंधन हिंदुस्तान की राजनीति में वैसे ही मिला हुआ है जैसे किसी मिट्टी में किसी आप पानी से भिगोई हुई चीज को कर दीजिए तो मिट्टी उससे बिल्कुल चिपक जाती है, ऐसे ही। और हम सबको कह रहे हैं, हम भी हैं उसमें, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, सब पार्टियां। क्यों आज हम पता है 77 में हम इन्हीं के साथ थे, बीजेपी के जो पेरेंट पार्टी हमारे जिनको हम मानते थे या जो हमारे पूर्वज है जिनको हमने फॉलो किया आगे, उस टाइम में हम इनके साथ थे क्योंकि उस टाइम इमरजेंसी की स्थिति थी। देश को लगा, तब इन्होंने कहा था देश को लगा इसलिए हम अपने धुर विरोधी के साथ जा रहे हैं। आज अगर हमको लगता है कि देश में स्थिति सामान्य नहीं है और हम कुछ विरोधी लोग मिल जाते हैं तो आप कहते हैं पाखंड। क्यों? चलिए ठीक है तारिक खान जी, मैंने आपको बहुत समय दिया है। दरअसल संभावनाओं का खेल है राजनीति, ये किसी से छिपा नहीं है। पाला बदलने का दौर हर पार्टी में होता है, लेकिन बीजेपी के पास वो प्लस पॉइंट हैं जो वो बार बार जनता के बीच जाकर रख रहे हैं। इन 10 सालों का जो कामकाज हुआ उसी के दम पर वो अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन अलायंस के पास ऐसा क्या स्ट्रांग मजबूत पॉइंट है जो आप जनता के बीच रखें और ये बताएं कि वाकई 10 सालों में ये काम नहीं हुए हैं, ये वादे किए थे और ये नहीं हुए हैं? देखिए सीधी सी बात है, लोगों को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। जब हम कहते हैं आपने न्यू पेंशन स्कीम लेके आए, हम कह रहे हैं ओपीएस ले आइए, 5 करोड़ परिवार अफेक्टेड। अगर आप सरकारी नौकर हैं और आखिरी तनख्वाह आपकी 1.5 लाख है, सरकार गारंटी करती है 75,000 देंगे, कितने? ओपीएस समझने की जरूरत। एनपीएस क्या कहती है? एनपीएस कहती है कि उसी पैसे को आपसे जो मिला आपको उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, आधा पैसा आपको दे दिया जाएगा, जितना बचेगा उसी को बांट के जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हम जनता को जाके समझा रहे हैं। अग्निवीर जैसी योजना जिसके ऊपर आपने पिक्चर बना दी, वो 3 इडियट, वो वहां बैठे हुए कह रहे, गोरखा कह रहा है कि हम अग्निवीर योजना की वजह से। ठीक है तारिक खान जी, जिस अग्निवीर को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं उसको तो प्लस पॉइंट मानती है बीजेपी। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा, हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे भी बने हुए हैं। बहुत ही शॉर्टली रिएक्शन आपका कृष्ण मोहन पांडे जी। चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं जा पा रही है, समय का भी अभाव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, अब पहले फेज का जो चुनाव था वो हो चुका है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 5 सीटों पर पहले ही फेज में वहां पर तो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आज पहले फेज में चुनाव हुआ, 8 सीटों पर वोट पड़े हैं। इसके बाद अब 26 तारीख को अगले फेज के चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद से सभी पार्टियां काफी कॉन्फिडेंट नजर भी आ रही हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष भी कर रही हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।